Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, कोशिश होती है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कानून के हवाले से भी आपको अवेयरनेस जो है वो पहुंचाएं और आपके साथ शेयर करें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे लीगलिटीज, कुछ ऐसे लीगल रूल्स जो कि आम इंसान को आज के दौर में भी नहीं पता। जब हकूक की बात करते हैं, जब कानून की नज़र में उसके राइट्स की बात करते हैं, यूजुअली अगर देखा जाए, रिसर्च देखी जाए तो 2026 के दौर में जो परसेंटेज है पिछले साल से अब तक केसेस की, डिवोर्स केसेस की, सेपरेशन केसेस की, खला केसेस की, बच्चों के मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा हो चुकी है। जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक नया साल शुरू होता है, एक नए साल में कदम रखते हैं तो चीजें चेंज होती जा रही है, चैलेंजेस और ज्यादा हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा खुलती जा रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज साइड बाय साइड है। अब इसके पीछे क्या अलमिया है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन स्टिल इट्स बाय द एंड ऑफ द डे डिवोर्सेस हो रही हैं, खुला भी हो रही है, सेपरेशन भी हो रही है, लेकिन उसी के साथ उतनी ही परसेंटेज में शादियां भी कायम हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, फैमिलीज भी बन रही है। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है। आज मैं ये जानना चाहूंगी, मेरे साथ मौजूद है, ही इज एन एडवोकेट। इनसे जानूंगी कि अगर कहीं पर मियाँ बीवी जब आपस में अलहदगी कायम कर लेते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, और जो औरत है, जो खातून है, नो डाउट जितना मर्जी उनका स्टेटस अच्छा हो, वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो क्या उस स्टेटस की बुनियाद पर हस्बैंड के पास ये हक है कि वो उसको मेंटेनेंस के पैसे ना दे अपने बच्चों के? या ये चीज मैटर नहीं करती कि जो खातून है, कोई बीवी है किसी की, वो अमीर हो या गरीब हो, उसके एक बच्चा है या 10 बच्चे हैं, खावंद का हक है कि हर हाल में खावंद अफोर्ड करता हो या ना करता हो, उसने मेंटेनेंस देनी ही देनी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये मैं जानना चाहूंगी। तो चलिए आइए जानते हैं मिस्टर सफदर शहीन पीरजादा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। आपकी दुआ। मैं बात कर रही थी डिवोर्स केसेस की, सेपरेशन केसेस की, खला केसेस की, लेकिन जाहिर है हमने अवाम को डराना तो नहीं है, हमने अवाम को पेट्रीफाइड तो नहीं करना कि सिर्फ यही हो रहा है। हर जगह पे प्रोस एंड कॉन्स है। अगर कहीं पर सेपरेशंस हो रही हैं या कहीं पर चीजें बिखर रही हैं या ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो दूसरी जगह पर हर हर एक सेकंड बाद कोई ना कोई पैदा हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी का पैचअप हो रहा है, किसी को कुछ कुछ मिल रहा है, किसी को प्यार मिल रहा है, किसी को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो दिस इज हाउ लाइफ इट इज, और ये जिंदगी है और इसी का नाम जिंदगी है बाय द एंड ऑफ द डे। मैं लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आज के दौर में बात करते हैं सेपरेशन की या डिवोर्स केसेस की, उन पेरेंट्स की या उन मियाँ बीवी की जिनके बच्चे भी हैं, एक हो या दो हो या चार हो या 10 हो, आपने ये बताना है मुझे, और पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं, पाकिस्तान और ब्रिटिश लॉज जो कि आपस में और ओवरऑल इंटरकनेक्टेड है और रेलिवेंट है टू ईच अदर, मेंटेनेंस के कितने राइट्स हैं एक औरत के पास अपने बच्चों के लिए खावंद की तरफ से, अगर उनकी लैदगी हो जाए शरई पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी लैदगी हो जाए कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कहना चाहेंगे? बुशरा, ये जो टॉपिक आपने चुना है ये हमारे रोज़मर्रा हर घर की कहानी है, हर महल्ले की राइट। कहानी है, हर शहर की कहानी है। लेकिन दुख की बात ये है कि अक्सर लोगों को इसके कानून का नहीं पता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि कानून ना पता होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक तो हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर डाइवोर्स हो जाती है तो फिर दोनों फैमिलीज़ जो हैं, फैमिली से मुराद पूरा-पूरा ख़ानदान, ना सिर्फ़ साबिक़ मियाँ-बीवी, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे होते हैं, लड़ाई झगड़े के दर पे होते हैं, एक दूसरे की आवाज़ कान में नहीं पड़ने देते। जैसे अगर वो आवाज़ कान में पड़ जाए तो एक वक़्त ऐसा था कि किसी शूद्र में के कान में ग्रंथ की आवाज़ पड़ जाती थी ना, कि किसी अच्छी किताब की, तो उसके कान में शीशा डाल देते थे कि ये किताब की तौहीन हुई है। तो हमारा भी कुछ वही हिसाब है कि वही स्पिरिट अभी तक आगे चल रही है कि जब लड़ाई झगड़ा हो गया, डिवोर्स होगी, तो फिर उसके बाद किसी के कानून, किसी के हकूक़ और कानून का कोई भी ख़्याल करने तैयार नहीं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो औलाद है वो सफ़र करती है। मियाँ अगर शादी करना चाहता है फ़ौरन दूसरी शादी कर लेता है। औरत अगर शादी करना चाहती है, इनवेरिएबली औरत कम शादियाँ करती हैं लेकिन कुछ कर लेती हैं। ऐज फैक्टर मैटर करता है, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल कंडीशंस मैटर करती हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि वो 1 बच्चा हो या 10 बच्चे हों, उन सभी को मैनेज करना, उन सभी को मेंटेनेंस देना सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। हस्बैंड का कानूनी तौर पे मजबूर है, कानून उसको बाउंड करता है, कानून उसको फ़ोर्स करता है कि ख़्वाह कुछ भी हो,
وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ بچوں کا خرچہ دے گا، بچوں کو پڑھائے لکھائے گا، بچوں کی ویلفیئر کو جو ہے دیکھے گا۔ بچوں کی ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ڈیورس سے پہلے بچے جو ہیں وہ ایک عام اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو ڈیورس کے بعد جو بیوی ہے اس کو اٹھائے گی تو مہنگے ترین اسکول میں اٹھا کے لے جائے گی کہ نہیں اب تو میں اس کو گریل کروں گی۔ بچوں کی ویلفیئر اس کی استطاعت اور اس کی پے کے حوالے سے، اس کی جو ہے نا انکم کے حوالے سے دیکھی جائے گی۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں قانون کوئی تھوڑی بہت لیکسٹی دیتا ہے کہ فادر جو ہے اس نے بچیوں کو جنم دیا ہوا ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہ اس حد تک، کسی بھی حد تک اس کو مینٹیننس سے ریفیوز کر سکے۔ مینٹیننس اور بچوں کا خرچہ اور عورت کی عدت کا خرچہ وہ خاوند نے ہر صورت پہ دینا ہے، اس میں نہ کوئی ایف ہے تو نہ کوئی بٹ ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا. اور سر یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ عورت کا جتنا مرضی سٹیٹس ہو، اور ایون کہ اگر چلے عورت اگر انکار کر دیتی ہے، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا اینڈ آئی کین ڈو اٹ، تو تب بھی شرعی پوائنٹ آف ویو سے اسلام کیا مطلب اسلام میں کیا ہے کہ اگر کوئی عورت لینے سے بھی انکار کرتی ہے تو پھر بھی کیا یہ حق ہے کہ خاوند زبردستی دے خرچہ، کیونکہ اس پہ یہ یس، لازمی اور خاوند نے پھر اپنے فرض ہے. بچوں کو دینا ہے۔ عورت تو دیکھیں، عورت اس میں انکار، عورت صرف اپنے جو مہر کی اماؤنٹ ہے یا عدت کے پیسے ہیں یا عدت کے مینٹیننس، اس کو انکار کر سکتی ہے نا۔ بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا اس کو پیسے انکار کرنے کا یا مینٹیننس انکار کرنے کا اس کے پاس جواز ہی نہیں، نہ اخلاقی، نہ قانونی، یا نہ شرعی۔ وہ ہر صورت پہ والد کی ذمہ داری ہے اور والد نے وہ دینا ہی دینا ہے۔ کسی بھی حوالے سے والد اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم جہاں آتی ہے نا کہ جب ہم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسز پہ ہم روٹین میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا یہ 10,000 خرچہ لگا دیں، اس کا 20 لگا دیں، اس کا 50 لگا دیں۔ میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے، ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ خرچے کو پراپر بائفرکیٹ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ ماں اس کو دیکھے گی کہ صبح اٹھا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے، اس نے ناشتہ کیا ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، اس کے کپڑے چینج کیے ہیں، اس کے پیمپر چینج کیا ہے، اس کے جو ہے میڈیسن لے کے آئی ہے، اس کے کھلونے ہیں، اس کے جو ہے نا ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو باہر لے کے جانا ہے، اس کو آؤٹنگ کروانی ہے، اس کو بچے کو کتابیں لا کے دینی ہیں، ٹوائز لا کے دینے ہیں۔ اس بچے کو وہ تمام چیزیں چاہیے جو اس بچے کی گروتھ کے لیے بہتر ہو۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اسکول ہے، اسکول یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، ان کی یونیفارمز ہیں، ان کے آنے جانے کے خرچے ہیں، ان کے جو ہے نا ٹیوشن کے خرچے ہیں، ان کی لاٹ آف فیس ہیں، تو وہ ساری ایز اٹ از اپنی پلینٹ میں لکھا کریں۔ جو ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو گیا، وہ نہ لکھیں، اس کو مکمل کریں، پورا کریں، ایک ایک چیز کو وہاں پہ لکھیں۔ کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر قانون کی منشا یہ ہے کہ if law requires to do something in a particular way that must be done in the same way not otherwise، یہ قانون کی ٹھیک ہے. منشا یہ ہے کہ ایک کام کو قانون کہتا ہے کہ وہ ایسے کرو تو ویسے ہی ہوگا، وہ ادروائز نہیں ہو سکتا۔ وہ جس طرح قانون نے کہا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی عورت مینٹیننس کے لیے آتی ہے وہ آ کے بتائے گی کہ یہ خرچے ہیں میرے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتائے گی کہ اس بندے کے یہ سورس آف انکم ہے اور یہ اتنے پیسے ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ٹھیک. ہوتا ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، دونوں چیزوں کی، نہ انکم میں اور نہ بچوں کے خرچے میں، تو ہم سمپلی لکھ دیتے ہیں۔ بعد میں جج کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، وہ جج کہتا ہے جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں کیسے لکھ دوں، آپ نے تو پلیڈنگ میں یہ نہیں لکھا، اور وہ جو پلیڈنگز ہیں وہ سمجھیں کہ اس کی باؤنڈریز ہیں جج کی، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو آپ جب کسی عدالت میں جانا چاہ رہے ہیں تو جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو بہت اچھا ہے اس کے پاس جائیں تاکہ روز روز کی دوائیوں سے فار ایور بیماری خراب کر کے آپریشن سے بچنے کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی ایسے وکیل کے پاس جائیں کہ پھر آپ ایک کورٹ میں کیس خراب کیا ہے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی پہ، تو اس کے بعد ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے۔ آپ بہتر یہی ہے کہ سٹارٹ میں ہی ایک اچھے وکیل کے پاس جائیں، اور اچھے وکیل کے پاس جانے کے بعد وہاں سے جو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا وہ اچھا ہوگا اور آپ کا کیس اچھا تیار ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر. یہ بتائیے میں پوچھنا چاہوں گی، سرٹن کیسز ہم جب دیکھتے ہیں اور جب خرچے لگوائے جاتے ہیں کورٹ میں، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ
एक्स हस्बैंड ने इतनी अमाउंट देनी है, फॉर एग्जांपल 10 देनी है, 20 देनी है, 30 देनी है, 40 देनी है, तो वो किस बेस पर होता है? एज पर कैपेसिटी होता है, राइट? उस इंसान यस, की एज पर बिल्कुल, कैपेसिटी होता है। ठीक। अब बिल्कुल। मुझे ये बताएं कैपेसिटी और बच्चे की वेलफेयर दोनों का बैलेंस देखेगी कोर्ट, कैपेसिटी और बच्चे की ठीक वेलफेयर और बच्चे का खर्चा, कि ठीक क्या हो क्या गया। एक्चुअल खर्चे कितने हैं। और सर ये जब एक बार फिक्स हो जाए तो इसके बाद क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि बढ़ाया भी जाता है परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस साल 20,000 है पर मंथ खर्चा, एक एक्स हस्बैंड ने अपनी वाइफ को देना ही है, एक्स वाइफ को बच्चों के लिए, तो जब 12 महीने गुजर जाए तो क्या वो 20,000 के बाद 22 होते हैं, 23 होते हैं? इसका भी कोई क्राइटेरिया है, या वो कब तक मेंटेन्ड रहते हैं 20,000? क्योंकि इकोनॉमी तो आपको पता है, पैसे की वैल्यू जो है वो किस तरह से चेंज होती जाती है, डी वैल्यू तो वो हो रहा है कैसे? डे बाय डे, हाँ आपने जी, ठीक है। डी वैल्यू हो रहा है, तो वो कैसे मेंटेन यस, होता है? ये चीज़ भी आपने कोर्ट में जो है ना प्रॉपर एजिटेट करनी है कि इस वक्त इसका ये रेट है, पिछले साल ये था, सोने की कीमत ये है, और ये इस रेट पे हमें इसमें इजाफा किया जाए। जो नॉर्मल है वो, क्योंकि ये पर्टिकुलरली डिमांड नहीं किया होता, जो केस किया होता है, तो फिर जजेस नॉर्मली 10 से 15% उसमें दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें डिमांड किया जाए, उसका लॉजिक बताया जाए, तो ये उससे इंक्रीज भी किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। कानून मौजूद है, और कानून अंधा ज़रूर है, लेकिन कानून को आप, आपकी आर्ग्यूमेंट्स, आपकी ड्राफ्टिंग आंखें दे सकती हैं, और वो आंखों से देख के कानून उस हवाले से इंक्रीज करेगा। और वो इंक्रीज जो होगी वो ज़्यादा लॉजिकल होगी, और वो बच्चे की जो वेलफेयर उसको मलहूज़ खातर रखते हुए, और उसके खर्चे को मलहूज़ खातर रखते हुए उसमें इंक्रीज लगाएगी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस बच्चे नहीं है और सेपरेशन होती है, फिर आपने इद्दत का भी एक बताया। इद्दत में जो खर्चा होता है वो बच्चों वाली माँ को ही मिलता है, या उस औरत को भी मिलता है जिसके बच्चे नहीं है, उस खावन से? इद्दत का क्या क्राइटेरिया है देखिए, जो जो कि? इद्दत है उसका बच्चों के साथ कोई तल्लक नहीं है। इद्दत वो औरत का राइट है, वो बच्चे हैं या नहीं है, इद्दत का खर्चा उसको मिलना ही मिलना है। बच्चों का खर्चा अलहदा है, इद्दत का खर्चा अलहदा है। इद्दत जो है ना, वो जो एक्स वाइफ है उसको मिलना है, जो बतौर माँ उसको मिलना है, वो जो उसने लुक आफ्टर बच्चों की करनी है, वो खुद कमाई या जैसे मर्जी करे, या जो खर्चा उधर से आता है उनमें से, क्योंकि वही उसको लुक आफ्टर करे, उसमें से अपना खर्चा साथ अफोर्ड कर सकती है, उस साथ ले सकती है। लेकिन पाकिस्तानी माएँ इतनी प्योर, इतनी जेंटल, इतनी लविंग, इतनी अफेक्शनेट हैं कि वो कभी नहीं कहती कि मैं अपने में पैसा लगाऊं। वो तो बच्चे पे हर चीज़ निशावर कर देती हैं। अगर 10,000, 20,000, 30,000 आया तो उन्होंने कहना मैं अपने बच्चे पे लगाना है, मैंने इसमें से कुछ नहीं खाना। आप माँ पुराने कपड़े पहन लेगी, आप माँ रोटी कम खा लेगी, बच्चे का पूरा ख्याल करेगी। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी माएँ हैं उनको मेरा सलाम है कि वो दे आर द बेस्ट मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है आपने। सर ये भी बता दीजिए, आपने इद्दत की बात की है और बच्चे वाली माँ की बात की है। अब जब हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं खुला में और डिवोर्स में, कहीं पे इन सर्टेन रूल्स में चेंज आता है कि अगर तो औरत ने खुला ली है तो नान नुस्खे में कोई फर्क आता है जो मिलना है उसको, और अगर डिवोर्स ली है तो तब क्या लागू होता है हस्बैंड पर? ये एक बहुत बड़ा गलत अवाम में शऊर है, जो कि सही होना चाहिए था। शऊर बिल्कुल। कह लें या गलत फहमी कह लें, कि अवाम में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर औरत खुला लेने जाएगी तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मैक्सिमम जो है, इसमें इसको समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा कानून है वो कहता है कि उसमें जो डॉवर की अमाउंट है उसमें जो है वो अमाउंट छोड़ देगी, अगर उसने नहीं ली हुई या जो ली हुई है उसको वापस करेगी। लेकिन अगर आप कुरान पाक पढ़ें, और सूरा अल बकरा है, आयत 229 है, और वो अगर औरत को जो माल दे दिया गया है, सख्ती से मना किया उसमें से कुछ भी वापस नहीं लेना। और उसके साथ ही ये लिखा है, हाँ अगर औरत अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद कराने मतलब कि वो इस हालात में फंसी है कि वो अब कैद में है, अब वो उस हालात में है कि वहाँ से उसके निकलने की ज़िंदगी की तरफ आना है। तो अगर उस हालात में औरत वहाँ से निकलने के लिए तो तावान पे करके अपने आप को लिबरेट करवा लेती है, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन इससे पहले सख्ती से मना कर दिया है कि जो तुम अपनी औरतों को दे चुके हो उसमें से कभी भी वापस ना लो। सो हमें यहाँ पे अगर आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का देखें, तो उसमें भी लिखा हुआ है कुरान एंड सुन्ना इज द सुप्रीम लॉ।
جو فیملی لا ہے جب اس میں اور کانسٹیٹیوشن میں ایک تضاد آئے گا تو کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا. تو کانسٹیٹیوشن جہاں پریویل کرے گا وہاں قرآن سننا پریویل کرے گا. تو سو یہ بالکل کلیئر ہے. صرف ڈاور کی یہ جو مہر کی حد تک ہے وہاں تک ہمارے لا میں فیملی لاز میں ہے کہ وہ اس کو مہر کی کچھ اماؤنٹ چھوڑ دے گی. ادروائز اس کے علاوہ اس کا مینٹیننس، اس کا جو ہے عدت پیریڈ، اس کے بچوں کا خرچہ، باقی کسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کھلا لیتی ہے یا اس کا ڈیورس ہوتی ہے. تھینک یو سر، آپ نے نظر آپ کا ثانی کی امپورٹنٹ ایشوز پر. Thank you for being here today. We'll see you again. And thank you guys for watching us. Just stay tuned till we get back. Bye bye.